हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वैद्युत आवेश और क्षेत्र। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पी वाइज क्यूज करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन बैंक का पी वाइज क्यूज जो होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, ये फॉर्मूला पूछा है हमसे, तो हम यहाँ पे आसानी से सिग्मा बराबर क्यू बटा ये ऑप्शन नंबर 1 पर टिक लगा सकते हैं। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू बटा ए, आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम टू सेम है, सेम क्वेश्चन है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, क्योंकि आवेश का सूत्र होता है Q बटा A। आवेश का पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है Q बटे A। इस हिसाब से अगर यूनिट हम निकालें तो यूनिट क्या निकालने वाले हैं, सिग्मा बराबर Q बटा A। तो Q का यूनिट होता है कूलम और नीचे A का होगा मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या बनेगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटा आवेश, बल बटा आवेश। तो इस हिसाब से अगर हम यूनिट कैलकुलेट करें, विद्युत क्षेत्र को हम ई से दर्शाते हैं, बल को एफ से और आवेश को क्यू से। तो अगर हम देखें ई बराबर एफ बटे क्यू होगा, ई बराबर एफ बटे क्यू होगा। देख सकते हैं एफ का मात्रक न्यूटन होगा और क्यू का मात्रक कूलम होगा। तो क्या मात्रक होने वाला है, न्यूटन पर कूलम। देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सेम क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बताया, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या होगा, बल बटा आवेश। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो सेम है, न्यूटन पर कूलम। एक मिनट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई बराबर क्या होगा, एफ बटे क्यू, जैसा कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। ई बराबर एफ बटे क्यू, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिलता है। 1.6 10⁻⁻19 16 है, यहाँ 17 है, यहाँ -18, यहाँ 19 है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कूलॉम नियम का सदिश रूप क्या है। जैसे कि हमें पता है कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे Q1 आवेश है और यहाँ पे Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। तो मान लिया कि इस पे लगने वाला जो बल है वो F है, इन पे लगने वाला जो बल है, अगर F हम मान लेते हैं, F मान लेते हैं, तो कूलॉम बल के अनुसार क्या होगा, F बराबर होता है K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। लेकिन चूंकि एक सदिश राशि है, अगर सदिश राशि के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले सदिश लिखने का रूल क्या होता है। कोई भी सदिश हम लिखेंगे तो सदिश लिखने का रूल क्या होता है, सदिश लिखने का रूल होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर की दिशा। ये मैग्नीट्यूड इसका परिमाण बताता है और जो कैप होता है इसकी दिशा बताता है। तो अब इसी मान को यदि हम सदिश के रूप में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होने वाला है, अगर लिखेंगे तो K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर
और यहाँ पे आर कैप हम लगाएंगे। आर कैप बेसिकली क्या बताने वाला है, इसकी डायरेक्शन बताने वाला है। ये मैग्नीट्यूड का मान हो गया, ये आर कैप हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये फॉर्मूला देख सकते हो, इस फॉर्मूला से अगर हम ए कैप का मान निकालें, ए कैप का मान निकालें तो ए वेक्टर होगा, अब बेटा क्या होगा, मॉड में ए मान होगा। तो इस हिसाब से अगर हम आर का यह मान यहाँ पे रख ले तो के Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, और आर कैप का मान होने वाला है जैसे ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मॉड में ए, उसी प्रकार आर कैप का मान होगा आर वेक्टर बटे मॉड में आर। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आने वाला है, के Q1 इंटू Q2 बटे आर, आर और आर स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ पे आर वेक्टर होगा। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं सदिश निरूपण ये हो गया। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे तो आर क्यूब होने वाला है, तो चेक करते हैं नीचे आर क्यूब, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, दो जगह आर क्यूब है। तो देख सकते हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे आर वेक्टर है, यहाँ पे आर वेक्टर नहीं है, इसमें हमारा आर वेक्टर आ रहा था आंसर। तो इस हिसाब से कौन सा हमारा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन का राशि का मान क्या होता है। इसके राशि का मान हम सबको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 इंटू 10⁹। देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड किसके साथ मिल रहा है, 9 इंटू 10⁹ ये मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व का बराबर होता है, ये हमने पहले ही देखा था। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, ऊपर होने वाला है कुल आवेश और नीचे क्षेत्रफल, ऊपर कुल आवेश और नीचे होगा कुल क्षेत्रफल। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी होगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। जो भी डाउट होगा, जैसे कि हमें पता है कि फ्लक्स बराबर होता है ए डी ए और cos थीटा होता है। तो अगर यूनिट निकालना हो तो यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई का होगा ई बराबर होता है F बटे क्यू, और यहाँ पर ये डी ए हो गया। cos थीटा का कोई यूनिट नहीं निकलता है तो इसे नहीं लिखेंगे। फोर्स का न्यूटन होगा, क्यू का कूलम होगा और ए का मीटर स्क्वायर होगा। तो क्या होने वाला है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। कूलम को ऊपर लेकर जाएंगे तो कूलम इनवर्स होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए, विद्युत फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसे ही मात्रक हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डेल्टा वी का यूनिट निकालना पड़ेगा। जैसे डेल्टा वी बराबर होता है ए इंटू डी होता है, ए इंटू डी माइनस में आता है, ठीक है। और यहाँ से अगर ए का मान मैं निकालूं तो डेल्टा वी बटे डी होगा। अब देख सकते हैं अगर यूनिट हम निकाले इसका तो डेल्टा वी का वोल्ट होगा और डी का होगा मीटर, वोल्ट पर मीटर। और भी हमने पढ़ा कि विद्युत फ्लक्स, फ्लक्स मतलब फाई होता है, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं। फाई बराबर ए डी ए कॉस थीटा होता है। तो देखिए ए का यूनिट अभी हमने निकाला वोल्ट पर मीटर, और ए का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट, धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। इस हिसाब से यदि हम आवेश निकाले, आवेश बराबर क्या होगा, धारा गुणे समय। तो हम निकाल लेते हैं धारा का मात्रा, धारा का बीमा अगर हम बीमा निकाले यहाँ, ठीक है। अगर इस हिसाब से अगर हम बीमा कैलकुलेट करें तो क्या होगा, आवेश का, तो धारा का बीमा ए होता है और समय का बीमा टी होता है। तो इसका बीमा सूत्र क्या बनने वाला है, ए टी बनने वाला है। इसका बीमा सूत्र ए टी। तो आई होप इतनी बातें समझ लेगा। धारा का बीमा ए होता है, समय का बीमा टी, ए टी होगा। ए टी कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही में है,
80। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। अब हमें दिखाना है कि किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। यहाँ E मतलब इलेक्ट्रॉन, V मतलब वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किसे मापा जाता है? आवेश को, कि विभवांतर को, धारा या ऊर्जा? चलिए देखते हैं। तो जैसे EV है, EV का मतलब क्या है? अगर E का मान लिखिए, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये V। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? C और V आ रहा है। CV का मतलब हमें ढूंढना है। तो जैसा कि एक आप लोग फॉर्मूला पढ़े हो, बी भाव, जैसे डेल्टा V बराबर W/Q होता था। डेल्टा V बराबर W/Q, तो W बराबर डेल्टा V इंटू Q। तो इस हिसाब से यहाँ से U का अगर W का यूनिट निकालूं तो यहाँ वोल्ट होगा और यहाँ पर आवेश का कूलम होगा। यानी कुल मिलाकर ये W किसका होता है? जूल का होता है। किसका? W का यूनिट होता है जूल। तो इस हिसाब से देखो, यानी यहाँ भी कूलम और वोल्ट का मतलब क्या होगा? कूलम और वोल्ट का मीनिंग, जैसे यहाँ पे जूल था तो यहाँ भी जूल होगा। तो जूल किसका मात्रक होता है? यूनिट का। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं यह एक ऊर्जा का ही मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। अपसाइलन का मात्रक क्या होता है? चलिए, अपसाइलन का मात्रक क्या होता है? ठीक है, अभी जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है मैं देख पा रहा हूं, ये पहला चैप्टर का नहीं है। दूसरा चैप्टर में आप लोग एक टॉपिक पढ़े होंगे फैराडे। जैसे C बराबर होता है Q/V, C बराबर होता है Q/V, और इस C को बोलते हैं हम धारिता। क्या बोलते हैं हम? धारिता बोलते हैं। C को हम धारिता बोलते हैं। और Q मतलब आवेश, V मतलब विभवांतर, ये हम सबको पता है। तो इस हिसाब से ये इसका यूनिट होता था क्या? इस धारिता का यूनिट होता था फैराडे। क्या होता था? फैराड होता था, फैराड। ठीक है, अब इसका यूज यहाँ पे होने वाला है। चलो, आप एक कंसेप्ट आप बिल्कुल पढ़े होंगे, अगर वो पढ़े होंगे तो, कि एक मान लो हमारे पास गोला है, तो इस गोला में जो आवेश, इस गोला में जो संचित धारिता है, उसके लिए आप लोग सूत्र पढ़े थे 4πε0 और R पढ़े थे। यदि मान लिया हमने इसकी त्रिज्या R है, तो इसके लिए ये होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखिए, तो इसमें हमें मान किसका पूछा? अपसाइलन का। तो अगर हम अपसाइलन नॉट का यहाँ मान निकालें तो C/, क्या होगा? 4π और R होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। C फॉर क्या होगा अभी बताया? C फॉर फैराड होगा, फैराड को F से दर्शाते हैं। और 4π का तो यूनिट होगा ही नहीं, कई बार बताया हूं कि कांस्टेंट मान का यूनिट होगा नहीं। R एक त्रिज्या है तो इसका होने वाला यूनिट मीटर। तो कुल मिलाकर ऊपर लेकर जाएंगे तो फैराड, ये ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो फैराड मीटर इनवर्स किसका मात्रक होगा? अपसाइलन का, अपसाइलन नॉट का। ठीक है, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। फैराड मीटर इनवर्स कहां से ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? जैसे मान लो हमने एक गोलीय पृष्ठ दिया, ठीक है, इसके अंदर +Q आवेश रख दिया, तो इनसे होकर बहने वाला जो फ्लक्स होगा, या जाने वाला जो फ्लक्स होगा, क्या होगा? गॉस के नियम से हम पढ़े हैं कि गॉस के नियम से जो φE होता है वो Q, इसमें बहने वाला जो Q टोटल बटा ε0 के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? Q/ε0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चंस। हाँ, यदि किसी वस्तु पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल E है, जैसे मान लिया हमने किसी दो वस्तु के बीच आवेशित बल क्या है? Q1, और दो कोई आवेश है Q1 और Q2 है, इनके बीच जो लगने वाला बल F है। ठीक है जी, और इन्होंने क्या कहा है? यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। अगर इनके बीच की दूरी हम क्या कर दें? आधी कर दें। चलो, हमने मान लिया यहाँ पे आधा कर दिया, ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी दूरी R है। चलो, इसको मतलब उसी प्रकार के डायग्राम में मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये Q1 है और यहाँ पे Q2 है, इनके बीच की दूरी R है। अगर इनके बीच की दूरी हम आधी कर दें तो R/2 होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे लगने वाला जो बल है वो F1 है। ठीक है, यहाँ पे जो बल है F है, किसी
हाँ, दूरी पर अवस्थित बीच की दूरी बल F है, और उनके बीच की दूरी हमने आधी कर दिया, तो इस पे लगने वाला जो बल है वो क्या है, F1 है। तो हमें इस F1 का मान निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे अगर F का मान हम निकाले तो F बराबर होगा K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ भी हम F1 का मान निकालेंगे तो क्या आने वाला, K Q1 इंटू Q2 बटे R/2, चूंकि दूरी क्या है, डिस्टेंस आधी हो गई है। तो अगर हम कैलकुलेट करें K Q1 इंटू Q2 बटे, ठीक है, अब ये 2 दूना 4 हो गया, स्क्वायर होगा तो आर स्क्वायर, और इस 4 को हम ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अब दोनों का अगर हम अनुपात यहाँ से निकाले, इन दोनों का हम अगर अनुपात निकाले F और F1 का, ठीक है, तो F का मान क्या है, K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर है, और इसका जो मान है K Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, और इंटू में 4 भी है। तो ये वाला जो वैल्यू है इससे कटेगा, आर स्क्वायर से आर कटेगा, यहाँ पे जो वैल्यू आने वाला है यहाँ पे लिख सकता हूँ, F बटे F1 बराबर, ऊपर 1 बचने वाला है और नीचे क्या बच रहा है, नीचे हमें 4 बच रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हमारा ये F वैल्यू है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 क्या होगा, 4F होगा। F1 क्या आ रहा है, 4F क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी सही आ रहा है, ठीक है। 2-3 और क्वेश्चन है, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, मान लो कोई 1-2 बॉडी है, तो आवेश 2 प्रकार के होता है, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो मान लो एक वस्तु है, अगर यहाँ से अगर हम आवेश निकालेंगे या इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस वस्तु पे ये वस्तु है, अगर यहाँ से बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो दोनों में क्या फर्क है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे द्रव्यमान जो होगा, मास जो होने वाला है, वो मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी घटने वाला है। और यहाँ से अगर हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसके वजह से यहाँ पे मास क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी ऋणावेशन के समय मास इंक्रीज होता है और धनावेशित के समय मास डिक्रीज होता है। चलिए, आई होप इतनी बातें समझ में आई। यानी मास यहाँ पे घट रहा है और यहाँ पे बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अच्छा रहता है, बढ़ या घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो चलिए हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने जो बोला है कि मान लो एक पतली चादर है, ठीक है, जिसमें चार्ज है, इसमें चार्ज भरा है, ठुस ठुस कर भरा है चार्ज, ठीक है, हमने चार्ज दे दिया। तो इनमें जो होने वाला, इनसे जो उत्पन्न होने वाला किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मान लिया हमने इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो याद होगा आप लोग गॉस के लॉ से, आप लोग इसके लिए गॉस के लॉ से आप लोग विद्युत क्षेत्र निकाले थे। वो विद्युत क्षेत्र क्या आया था, देख लेते हैं। उस विद्युत क्षेत्र का मान आया था E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी, सी सही होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलो मैं थोड़ा सा स्पीड बरकरार रख रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कि धातु के बने गोले ए को, मान लो एक धातु का बना एक गोला ए है। चलो हमने एक गोला ए बना लिया, धातु का बना हुआ, ठीक है, इसको हमने नाम दिया गोला ए, ठीक है। और दूसरा धातु का बना गोला बी है, दूसरा धातु का बना गोला बी है, ठीक है। अरे यार क्या हुआ, धातु का बना गोला ये बी है, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, यदि धन आवेश दिया गया, गोले ए के बराबर द्रव्यमान दूसरे को, धातु के गोले को भी को उतने ही परिमाण ऋण आवेश, मतलब ये बोल रहे हैं, मान लो इस पर एक प्लस चार्ज दिए हैं, यहाँ पे एक प्लस चार्ज दिया गया, और सेम परिमाण का यहाँ पे माइनस चार्ज दिया गया, यहाँ पे प्लस चार्ज दिया गया और यहाँ पे माइनस चार्ज दिया गया, जिस दोनों का परिमाण समान है। तो इन्होंने क्या कहा है, तो क्या होगा, तो
जितना आवेश धन को, हाँ दिया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। अब देखते हैं, अभी मैं बताया जहां पे धन आवेश होता है, धन आवेश का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पे जो मास होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऋण आवेश का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया है, आने का मतलब क्या है, कहीं से बाहर से आया है, तो इसलिए यहाँ पे मास इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बी का मास इंक्रीज हो रहा है, ये द्रव्यमान इंक्रीज हो रहा है, और ए का मास घट रहा है। तो देख सकते हैं ए और बी दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। ये गलत है, ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा क्या है, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, गोले ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं घट रहा है, देख सकते हो, ये भी ऑप्शन गलत होगा। गोले बी का द्रव्यमान घट जाएगा, गोले बी का द्रव्यमान तो बढ़ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो हमने देख ही लिया, तो डी ही सही होगा, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो देख सकते हैं गोले बी का द्रव्यमान बढ़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी सही होगा। ठीक है।